नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब लॉकडाउन के चलते ये देखना जरूरी हो गया है कि जान भी है और जहान भी है, और इसीलिए कल की तारीख कोरोना के खिलाफ जंग में अहम है, जब कई स्थानों पर लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। और ये होगा हम सबके लिए अहम परीक्षा का समय भी, क्योंकि सीमित स्तर पर गतिविधियां तो शुरू होंगी, लेकिन सभी को राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कोरोना सुर्खियों के साथ। सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन के जरिए पीएम ने रखी कोविड-19 संकट पर अपनी राय, नवाचार और अन्य मुद्दों को लेकर देशवासियों को किया प्रोत्साहित। डिजिटल पेमेंट और टेलीमेडिसिन को बढ़ाने की जरूरत पर दिया बल। बिजनेस मॉडल में समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबके का ख्याल रखने को कहा। लॉकडाउन में कल से लोगों को मिलनी शुरू होगी राहत। कोरोना मुक्त जगहों पर मिलेगी कुछ कामों की इजाजत। राज्य सरकारों ने शुरू किया दिशा निर्देश जारी करना। दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना के संक्रमण ज्यादा होने की वजह से दिल्ली में नहीं मिलेगी कोई रियायत। लॉकडाउन में गैर जरूरी चीजों की बिक्री नहीं कर पाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, लेकिन जरूरी सामान की होम डिलीवरी रहेगी जारी। फंसे हुए प्रवासी मजदूरों पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। ऐसे लोगों के आवागमन के बारे में जारी की मानक प्रक्रिया। फिलहाल राज्य के बाहर नहीं जा सकेंगे, लेकिन जांच में किसी तरह का लक्षण ना पाए जाने पर राज्य के भीतर अपने काम की जगह पर भेजेगी सरकार। लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों को सीधे खाते में मदद दे रही है सरकार। 17 अप्रैल तक सरकार ने डीबीटी के जरिए 16 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजे 36,659 करोड़ रुपए। गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित नकद लाभ भी सीधे खाते में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में कटौती की किसी भी खबर से वित्त मंत्रालय ने किया इनकार। कहा खबर पूरी तरह गलत। वेतन और पेंशन सरकार के नकदी प्रबंधन संबंधी निर्देशों से प्रभावित नहीं होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। कहा कोविड-19 से बचने के लिए कीटाणुनाशक का छिड़काव हानिकारक। इस तरह की नहीं की गई कोई अनुशंसा। दवा की टेस्टिंग और वैक्सीन पर सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स। वैक्सीन के विकास पर सभी मंत्रालयों के बीच करेंगे समन्वय। इस दिशा में अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा। देश भर में हुए 2144 डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल और केंद्र। 755 है डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल्स और 1389 है कोरोना हेल्थ केयर सेंटर्स। और कुछ राज्यों से आ रही है अच्छी खबर। पुदुचेरी के माहे और कर्नाटक के उडुपी में पिछले 28 दिनों से नहीं आया है कोई नया कोरोना का मामला। देश के 23 राज्यों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों में नहीं रिपोर्ट हुआ कोई नया केस। गोवा में भी नहीं रहा कोई सक्रिय मामला। तो ये थी देश से जुड़ी कोरोना की सुर्खियां, और आइए देश में कोरोना की क्या है स्थिति, डाल लेते हैं नजर। इस वक्त संक्रमण के कुल मामले हैं 16,116। इनमें से सक्रिय मामले 13,295, लेकिन इनमें से 2,301 ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। हालांकि 519 लोगों की मौत हुई है। तो ये तस्वीर इस वक्त की भारत में कोविड-19 से प्रभावित संक्रमित लोगों की तस्वीर जो आपके सामने है। 16,000 से पार है इस वक्त देश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार न सिर्फ कोरोना महामारी को लेकर सारी स्थिति की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि बड़े और अहम फैसलों के जरिए देश को इस चुनौती से निकालने में भी लगे हैं। और आज उन्होंने सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन के जरिए न सिर्फ पूरे परिदृश्य को लेकर अपनी राय रखी, बल्कि नवाचार और अन्य मुद्दों को लेकर भी देशवासियों को प्रोत्साहित किया। पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए डाल लेते हैं 5 बड़े बिंदुओं पर नजर। पीएम ने कहा, हिंदुस्तान के युवा अपने नवाचार के जरिए दुनिया को नया वर्क कल्चर दे सकते हैं। पीएम ने अपने लेख में कहा कि ऐसे बिजनेस या लाइफस्टाइल मॉडल के बारे में सोचना चाहिए जिसको आसानी से अपनाया जा सकता है, खासतौर पर ऐसा मॉडल जो आपदा के समय भी जारी रह सकता है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि इस माहौल में डिजिटल पेमेंट और टेलीमेडिसिन जैसे उपायों को ही आगे बढ़ाने की जरूरत है। कुशलता या दक्षता का पैमाना कार्यालय में उपस्थिति की बजाय इस बात में होना चाहिए कि उत्पादकता कितनी है और कम समय में कितना काम किया जा सकता है। हमारे बिजनेस मॉडल में समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबके के ख्याल की भी सोच होनी चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे उन उपायों को लागू करें जिससे हमारे पर्यावरण की चिंता हो सके। किसानों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए भी नवाचार के साथ साथ कम किफायती दर पर स्वास्थ्य सुविधाएं और कैसे मानवीय उपाय अपनाने चाहिए, इन पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दूसरी आपदाओं की तरह कोविड-19 भी कई अवसरों को लेकर आएगा। तो कुछ बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लिंक्डइन में जो अपना लेख साझा किया उस पर सामने रखी। लेकिन जिस तरह हम जानते हैं कि कल की तारीख अहम है जब कई गतिविधियों को लेकर छूट दी जाएगी तमाम उन स्थानों पर जिन्हें राज्य सरकारें या प्रशासन समझती हैं कि वो सुरक्षित जोन्स हैं, लेकिन जहां पर भी गतिविधियां शुरू की जाएंगी वहां के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश हैं। आइए सबसे पहले आपको यही बता देते हैं कि कार्यस्थलों के लिए क्या दिशा निर्देश है जिनको सबको मानना होगा। यह कहा गया है कि तापमान स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की उपलब्धता सभी कार्य क्षेत्रों में होनी जरूरी है। सामाजिक दूरी ये हमेशा बनाए रखनी है, इस मानदंड का पालन लगातार करना बहुत जरूरी है। काम तो कार्यालय में शुरू होगा, फैक्ट्रीज में शुरू होगा, लेकिन बड़ी बैठकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वैसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिजिटल माध्यम को ही अपनाना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 शिफ्ट्स में काम हो रहा है तो उनके बीच 1 घंटे का अंतराल रखना जरूरी है। यह भी कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मियों के पास होना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना बहुत जरूरी है। एक बड़ी बात जो कही गई वो ये कि जब आप कर्मियों को बुलाते हैं तो ध्यान रहे कि 65 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं और 5 साल तक के जिनके बच्चे हैं, ऐसे माता पिता को घर से ही काम करने की सलाह दी गई है। तो ये कुछ दिशा निर्देश जिनका पालन उन सभी कंपनियों को करना होगा, सभी कार्यालयों को करना होगा जो कर्मियों को बुलाते हैं। लेकिन इसके अलावा 20 अप्रैल से कौन सी गतिविधियां जिन्हें अनुमति दी जाएगी, तो बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य जिनमें जल संरक्षण और सिंचाई के काम, इनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कृषि उत्पाद से जुड़े तमाम कार्य, चाहे हम उसको कृषि विपणन की बात करें या फिर हम विनिर्माण की बात करें, उर्वरक, कीटनाशक, बीजों का वितरण, की खुदरा बिक्री, इन सब कामों को, इन गतिविधियों को छूट मिलेगी। समुद्री क्षेत्र से जुड़े काम या देश के अंदर मत्स्य पालन की जो गतिविधियां हैं उनको भी छूट दी जाएगी। तो वहीं दूध की आपूर्ति श्रृंखला और दुग्ध उत्पाद समेत पशुपालन की जितनी भी गतिविधियां हैं जिनमें मुर्गी पालन इत्यादि आता है, इन सबको भी छूट मिलेगी। इसके अलावा चाय, कॉफी, रबर की जो बागान है उनकी गतिविधियों को भी पूरी छूट रहेगी। यहां अब काम शुरू किया जा सकता है अगर प्रशासन मानता है तो। ग्रामीण क्षेत्रों की में जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग हैं उनको भी छूट रहेगी। और इसके अलावा जितने सरकार के द्वारा अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनमें भी, जिसमें आप अपने आमतौर के कार्य करवा सकते हैं, बिल इत्यादि की पेमेंट सकते हैं, उनको भी छूट है। तो आईटी और आईटी एनेबल्ड सेवाएं यानी डिजिटल मीडियम में जितना काम है उनको तो प्रमोट किया ही जा रहा है। एक अहम बात कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको जरूर छूट रहेगी, हालांकि अनावश्यक सेवाओं को नहीं। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग की सेवाएं देने वाले जितने भी जगह हैं उनको भी छूट रहेगी। SEZ इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, यहां जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक संस्थान हैं वहां भी काम करने की छूट रहेगी। बिजली का मरम्मत का काम, प्लम्बिंग का काम, मोटर मैकेनिक, बढ़ई जैसे जितने स्वरोजगार के काम हैं उनको भी छूट रहेगी। इसके अलावा होटल, लॉज, मोटेल जिनमें या तो कुछ यात्री पर्यटक फंसे हुए हैं या फिर जहां पर चिकित्सा और इमरजेंसी स्टाफ ठहरा हुआ है वहां भी गतिविधियों में छूट रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहां छूट रहेगी, कहां ये गतिविधियां किस हद तक संचालित होंगी, इसका पूरा निर्णय राज्य सरकारों और प्रशासन के ही हाथ में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली ने उदाहरण के तौर पर कहा है कि चूंकि यहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट्स बहुत तेजी से इनका आंकड़ा बढ़ रहा है, इस वजह से दिल्ली में इन गतिविधियों को छूट नहीं होगी।
तो जरूरी है ये बात समझना कि किन किन जगहों पर छूट रहेगी और इसके लिए आपको अपनी जगह यानी जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या दिशा निर्देश दे रहा है उन पर आप जरूर गौर करिएगा। लेकिन आइए अब कुछ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। प्रवासी मजदूरों की संख्या हम जानते हैं बहुत बड़ी रूप में सामने आ रही है और महाराष्ट्र के मुंबई में भी बड़ी संख्या में मजदूर अलग अलग राज्यों से काम की तलाश में मुंबई आए थे, वो भी लॉकडाउन में फंस गए हैं। इन मजदूरों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शेल्टर होम्स में रहने का प्रबंध किया है, खाने का प्रबंध किया है। ऐसे ही एक शेल्टर होम का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश शीतल ने। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर जो है वो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन अभी सस्पेंड होने के कारण उनको जो है गंतव्य तक पहुंचाने में जो है वो कुछ बाधाएं आ रही है। इसके कारण कई जगह शेल्टर होम्स जो है वो बनाए गए हैं। ऐसा एक शेल्टर होम जो है नवी मुंबई के वाशी एग्जीबिशन सेंटर में बनाया गया है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अभी सुबह का समय है और नाश्ते के लिए जो है वो नाश्ता का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। यहाँ पे सिर्फ जो है महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि कर्नाटका के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, नॉर्थ ईस्ट के, कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों से जो भी यहाँ पे मजदूर हैं, जो भी यहाँ प्रवासी कामगार यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे जो है आपको दिख जाएंगे। जो आसपास के इलाके हैं नवी मुंबई के, वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, काफ़ी औद्योगिकरण वहाँ पे हुआ है, जिस कारण से काफ़ी इंडस्ट्री वहाँ पे चल रही है और ये सब जो मजदूर हैं ये वहीं पे काम करने वाले हैं। इसके अलावा भिवंडी में जो कि पावर लूम है वहाँ के भी कई सारे मजदूर हैं। तो करीब 200 के लोग जो हैं ये बता रहे हैं जो कि पंजाब से हैं। कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों के जो मजदूर हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद स्थिति बनी थी और जिस तरीके से बैंड्रा की घटना हुई उसके बाद एक और जो है वो कंसर्न रहा था राज्य सरकार के सामने कि किस तरीके से अप्रवासी मजदूरों को सुविधा दी जाए, क्योंकि कई सारे हैं जिनके पास अभी पास में पैसे नहीं है, जिनके पास खाने का जो सामान नहीं है, कई सारे ऐसे हैं जिनके पास रहने की दिक्कतें आ रही है। इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है शेल्टर होम्स बनाए गए और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेल्टर होम्स किस तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। महाराष्ट्र से कैमरा पर्सन नवीन पॉल के साथ मुकेश कुमार, दूरदर्शन समाचार। तो ये थी मुंबई से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। और इन दिनों देश भर में लॉकडाउन तो है, जो जहां है वहीं रुका हुआ है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में भी काफी ऐसे प्रवासी मजदूरों की संख्या है जो दिल्ली में ही रुके हुए हैं और लॉकडाउन का अच्छे से पालन भी कर रहे हैं। उन तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाने में लगे हैं काफी सामाजिक कार्यकर्ता। क्या सोचते हैं प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के बारे में? दिल्ली में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। ऐसे में उन मजदूरों का ख्याल रखने के लिए काफ़ी सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो खुद इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए उन जरूरतमंद लोगों तक काफ़ी कुछ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक जिन्होंने आह्वान किया है कि कोई भी मेरे देश का व्यक्ति भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डे 1 से, जिस दिन से पहले दिन जब लॉकडाउन हुआ उसी दिन से हम इन लोगों का ध्यान रखे हुए हैं और घर घर जाकर हम ये भी पूछते हैं कि भाई किसी के पास राशन है या नहीं है, तो उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनको राशन प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, सेवा का मौका मिला है तो इसे नहीं छोड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बाकायदा सामाजिक दूरी को अपनाया जा रहा है। दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो रिक्शा चालक हूँ। यहाँ पे लॉकडाउन को पालन कर रहा हूँ, कोई इस जगह के बंदे को जाने नहीं दिया हूँ। क्या समझते हैं आप लॉकडाउन से? जैसे कि हम सब रिक्शा चलाते हैं, घर नहीं गए, सरकार ने प्रबंध कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, कहा कि लक्ष्मण रेखा मार दिया है, उससे पार नहीं हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ये लंबी कतार उन प्रवासी मजदूरों की है जो देश की राजधानी दिल्ली में रुके हुए हैं और ये समझते हैं लॉकडाउन का पालन करना है, घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो प्रवासी मजदूरों का भी ख्याल कर रहा है स्थानीय प्रशासन। लेकिन आज प्रवासी मजदूरों पर गृह मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए आपको उनके बारे में भी बता देते हैं कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए स्थानीय प्रशासन को क्या कुछ ध्यान रखना है। इनका स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी है कि जो मजदूर है उनका पंजीकरण किया जाए, साथ ही इनको इनके कौशल के अनुसार ही काम दिया जाना चाहिए। ये भी कहा गया है इन दिशा निर्देशों में कि चूंकि कल से काम शुरू हो रहा है कि जो मजदूर जिस राज्य में फंसा है, अगर वो उस राज्य में फंसा है जहां वो काम करता है, तो काम के स्थान पर जाने से पहले उसकी स्क्रीनिंग होनी बेहद जरूरी है।
इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो मजदूर जहां है वो वहीं रहें, राज्य के बाहर ना जाएं। तो राज्य के अंदर जो मजदूर हैं वो राज्य में एक शहर से दूसरे शहर काम के लिए अगर जाना चाहते हैं तो बस यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार ही बसों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। ये वो बसें हैं जो इन मजदूरों को एक शहर से दूसरे शहर अगर जरूरत पड़ी तो लेकर जाएंगी। यात्रा के दौरान स्थानीय अधिकारी मजदूरों को भोजन, पानी इत्यादि यानी जो सुविधाएं हैं उनको वो भी मुहैया कराना इन्हीं अधिकारियों की ही जिम्मेदारी है। साथ ही राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना बहुत जरूरी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम आते हैं। तो ये तमाम वो नियम है जिनका पालन सबको करना है। प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में ये दिशा निर्देश आज जारी किए गए हैं। एक और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना वायरस के चलते देश भर में जहां लॉकडाउन है तो वहीं लॉकडाउन में किसानों के सामने किसी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जन जन को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। हापुड़ में किसानों को कैसे मिल रही है मदद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के चलते जहां देश में लॉकडाउन है, वहीं लॉकडाउन में किसानों के सामने किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं से केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जन जन को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने की खबर सुनकर हापुड़ में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई थी। किसान ये सोचकर परेशान था कि वो लॉकडाउन में क्या खाएगा, कैसे खेती करेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। वहीं किसानों की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए भेजकर किसानों की चिंता को ही खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो हमें खाते में जो है हमें तुरंत ही लॉकडाउन के बाद में जो हमें 2-2 हजार रुपए की जो मदद करी है, उससे हम जो है अपना थोड़ा थोड़ा खर्चा चला के बीज, खाद, पानी वो हम ले आए हैं, ताकि हमारी अगली जो फसल है वो भी हमारी सही समय पे बूझ जाएगी। लॉकडाउन के बारे में जो है जानकारी एक दूसरे को भी किसानों को बताते हैं, और गेहूं की कटाई जो है वो भी फासले से कर रहे हैं हम ज्यादातर किसान भाई जितने भी हैं। लॉकडाउन से किसान पे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरकार ने जो है बहुत कुछ किसान को दिया है। किसान सम्मान निधि से बड़ा लाभ हुआ है किसान को, और किसान जो है अपना परिश्रम करके, अपनी मेहनत करके अपनी फसल भी उठा रहा है। लॉकडाउन का भी पूरा तरह से पालन कर रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिले 2000 रुपए से किसानों ने बीज, खाद और दूसरी जरूरी चीजों के अलावा घर का खर्च भी चलाया है। किसानों ने केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके साथ ही किसान खेती करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए चेहरे पर मास्क या गमछा बांधकर खेती कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना के खिलाफ जंग में राहत पहुंचाते हुए भारतीय रेल भी पीछे नहीं है। मालगाड़ियों के जरिए जरूरी सामान पहुंचाने के अलावा भारतीय रेल रोजाना हजारों लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था कर रही है। आईआरसीटीसी पूरे देश में अपने किचन के जरिए रोजाना 60,000 लोगों के लिए खाना पका रही है, जिसे स्थानीय प्रशासन, आरपीएफ या फिर सामाजिक संगठनों के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। ये खाना कैसे तैयार होता है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। लॉकडाउन के बीच देश भर में गरीबों और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में भारतीय रेल की अहम भूमिका रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के आईआरसीटीसी के बेस किचन में। सबसे पहले जैसे कोई भी यहाँ पर खाना कोई स्टाफ बनाने के लिए आता है तो क्या हाइजीन की क्या हम लोग इंश्योर करते हैं, जब भी हमारा स्टाफ इस मेन गेट से अंदर आएगा तो पहले उसको हम लोग हैंड सैनिटाइजर उसके अच्छे से हाथों के ऊपर उसको बंदा साफ करना, उसके बाद उस बंदे का टेम्परेचर चेक किया जाता है कि बंदा जब किचन में खाना बनाने के लिए जाए तो उसके हाथ अच्छे तरीके से साफ हों। अब देखो इसकी उसने मशीन को कार्ड को पंच किया है और मशीन पहले उसके हाथों के ऊपर क्लींजर का फेंकती है
तो आपने देखा कि खाना पकाने के पहले यहाँ पर स्टाफ के लिए साफ सफाई किस तरीके से जरूरी बनाया गया है, कैसे उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही उन्हें किचन के अंदर आने दिया जाता है। अब हम मौजूद हैं IRCTC के इस बेस किचन के अंदर जहां पर खाना पकता है। आखिर खाना कैसे तैयार होता है, क्योंकि इस किचन के अंदर रोजाना तकरीबन 10,000 जो भोजन है वो तैयार किया जाता है। खाने का जो मेनू होता है अमूमन हमारे पास में राइस पुलाव होता है और पोहा होता है। आज का जो हमारा मेनू है वो है वेजिटेबल खिचड़ी। खिचड़ी जो हम लोग उसके अंदर सब्जी की खूब सारी मात्रा डालते हैं और चावल बढ़िया क्वालिटी का, दाल बढ़िया क्वालिटी की। एक होलसम मील है जो अचार के साथ 250 ग्राम बकी हुई खिचड़ी और साथ में अचार का शाशे भी हम लोग देते हैं। रोजाना 60,000 खाना जो है पूरे देश भर के अंदर वितरित करती है अपने किचन में बनाकर। पूरे देश के अंदर 29 अभी IRCTC के किचन चल रहे हैं जिससे 60,000 खाना रोजाना तैयार हो रहा है। और अभी अगर 18 अप्रैल तक की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा भोजन जो है IRCTC ज़रूरतमंदों में, गरीबों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए वितरित कर चुकी है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब कार्यक्रम में बात कर लेते हैं कुछ अफवाहों की, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उससे तेज रफ्तार से अफवाहें फैलती नजर आ रही हैं। इसीलिए आपको आगाह करेंगे कुछ ऐसी अफवाहों को लेकर जो आज सामने आई हैं। और जैसे कि खबर आई है कि सरकार पूर्व सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में 20% कमी करने जा रही है। ये एक अफवाह है जो सामने आई, जिसको लेकर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया। ये बोला गया कि ये खबर पूरी तरह से अफवाह है, ये खबर झूठ है, क्योंकि पेंशन में 20% कोई कमी नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार पेंशन भोगियों के कल्याण और भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये एक अफवाह है जो सबको से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं एक और खबर जो सामने आई कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों को कोविड-19 के बहाने जबरन क्वारंटीन में ले जाया जा रहा है, जो वास्तव में डिटेंशन केंद्र है। लेकिन ये झूठ है। सच क्या है? वास्तविकता यह है कि यह दावा झूठा है। केवल उन लोगों को ही क्वारंटीन केंद्रों में ले जाया जा रहा है जिनमें कोविड-19 के लक्षण पाए जा रहे हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि कोविड-19 का संक्रमण किसी धर्म जाति को नहीं देखता है, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। इसलिए सभी ऐसे व्यक्तियों को जो कि संक्रमित हैं उन्हें क्वारंटीन केंद्रों में ले जाया जा रहा है। एक और अफवाह कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कीटाणुनाशकों का प्रयोग लोगों पर छिड़काव के लिए किया जा सकता है। ऐसे में गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि ये बिल्कुल झूठ है। कीटाणुनाशकों का यानी डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग, जैसे कई वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग हमेशा सतहों की सफाई के लिए किया जाता है। व्यक्तियों पर इसका छिड़काव शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी हानिकारक है। तो इस अफवाह से आप सावधान रहें। एक और झूठ, घरेलू हिंसा के मामलों में मदद करने वाले केंद्र जितने बनाए गए हैं, देश भर में चल रहे हैं, वहां लॉकडाउन में वो केंद्र काम नहीं कर रहे। ये खबर कई राज्यों से आई है, जिसके बाद ये स्पष्टीकरण दिया गया। साथ ही ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि विभिन्न राज्यों में कई ऐसे केंद्र हैं जहां घरेलू हिंसा के मामलों का निपटान किया जा रहा है। यानी इन मामलों को लेकर अगर आपके पास कोई समस्या आती है आपको भी, तो आप हेल्पलाइन पर संपर्क जरूर करें, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान लगातार किया जा रहा है। तो इसलिए इस अफवाह पर आप ध्यान ना दें। कोरोना के खिलाफ जंग में चिकित्सक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके इस त्याग पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है। आइए करते हैं सलाम कोरोना योद्धाओं को। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं,
हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा करीब 23.45 लाख। मरने वालों की संख्या हुई करीब 1,61,000। कोविड-19 का कोई स्थायी इलाज ना होने के बाद भी दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। अस्पताल से छुट्टी लेकर पहुंचे घर। अमेरिका में कोरोना का कहर है सबसे ज्यादा। करीब 7,22,000 के पार पहुंची संक्रमित लोगों की संख्या। मरने वालों का आंकड़ा भी पहुंचा 39,000 के पार। स्पेन में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। 1.96 लाख के पास पहुंचा संक्रमितों की संख्या। 20,500 के करीब लोगों की हुई मौत। इटली में भी नहीं थम रहा कोरोना का प्रसार। 1.76 लाख लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। 23,227 लोगों की गई जान। फ्रांस में कोरोना की चपेट में आए करीब 1,52,000 लोग। 19,350 लोग फ्रांस में गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से अपनी जान। जर्मनी में 1.43 लाख लोग हुए कोविड-19 से संक्रमित। 4500 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूके में भी 1,15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 15,500 लोगों की गई जान। विश्व भर में कोरोना वैक्सीन की खोज में जुटे हैं 70 वैज्ञानिक समूह। इनमें से 5 ने पशुओं पर जांच के बाद इंसानों पर शुरू किए ट्रायल। और कोरोना के खिलाफ इस जंग में बच्चे भी पूरा साथ निभा रहे हैं। आइए देखते हैं बाल सेना क्या संदेश दे रही है। जय हिंद भारतवासियों। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, पर कुछ लोग हैं जो हमारे ये घर से बाहर काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सफाई कर्मचारी और हमारे सोल्जर्स।